टेंटेटिव डेट को दोस्तों बढ़ाकर कितना कर दिया है आपको, 10 सितंबर। चूंकि आपको जानते हैं कुछ ही समय जो है यूपीएससी 2025 जो उसका मेंस है सीएससी का जो है आईएएस वाला, इसको चलते बढ़ाया गया है, आपको आंशिक परिवर्तन किया गया है और उसमें सीटों की संख्या जो है बढ़ाकर कर दिया गया है आपको 1250 से 1264। उसमें आपको पता है कि 100 डीएसपी है और 14 सीट जो है अभी हाल ही में 5-6 दिन पहले ऐड किया गया है। तो चलिए, आपको पता है कि अगर आप 17 बीपीएससी में अगर आपका रिजल्ट 1-2 नंबर से आपका नहीं हुआ है, अगर आप 71 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है आपके जो सफलता में जो करंट अफेयर्स का अहम योगदान रहेगा। चूंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ चूंकि मेरा अनुभव है 7 to 8 ईयर सिविल सर्विस से तैयारी करने का। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि मैंने यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स में जो मेरा हाईएस्ट मार्क्स है वो है आपको 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन सही। और बीपी जहाँ तक बीपीएससी की बात है, तो चूंकि बीपीएससी का जर्नी मैंने 63rd से शुरू किया था, तो 63rd से लेकर के 17 बीपीएससी तक मैंने प्रीलिम्स को बेहतर मार्क्स से क्वालिफाई किया है। और सबसे मेरा हाईएस्ट मार्क्स जो है, हालांकि 17 बीपीएससी मैंने मेंस भी लिखा है, उसका रिजल्ट वेटेड आपको पता ही होगा, लेकिन जिसमें हाईएस्ट मार्क्स बीपीएससी में जो प्रीलिम्स में मेरा जहां तक बात है, तो उसमें मेरा 117 नंबर आया है 67 बीपीएससी में। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो सारा सबूत है। और मैं बता दूं, मैं फर्जी टीचर तो कहीं आपको पता है कि रंगा सीआर जैसा फर्जी टीचर एक है जो हंगामा किए रहते हैं, ठीक है। और उसका और मैं बता दूं कि उसका जो आप कह सकते कुछ दलाल सब है, इतना ब्रेनवास्ट हो चुका है कि उसको आप कितना भी समझाइएगा वो लोग समझ ही नहीं रहा है। वो लोग बोलता है कि यही रंगा सीआर ही मेरा गुरु है। तो कोई बात नहीं, वही है कि घी दे घोड़ नहीं रिया है। अब उसको घी आप दे रहे हैं, अगर उसको नहीं पसंद आ रहा था, एक दिन बर्बाद हो। जब जब होली पीडीएफ जब आएगा रिजल्ट 75 बीपीएससी का, जब उसका उसमें रोल नंबर नहीं रहेगा, तब वो याद करेगा कि हाँ दृष्टि आईएएस वाला क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब आपको पता है कि मैंने आपको प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज शुरू किया है। देखिए ये मेरा, देखिए मैं आपको 2-3 बैच लॉन्च किया। मैं अपने बारे बैच के बारे में बताता हूँ। 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का प्रहार बैच मैंने लॉन्च किया है। उस बैच के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप 7520510672 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, जो भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, कृपया जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिले। इतना मैं आपको वादा करता हूं कि वर्तमान समय में यूट्यूब पर, खासकर पटना की मैं बात कर दूं, मैं दिल्ली को भी मिला ली इसी में। इतना टैलेंटेड, मैं अब कोई कह सकते हैं कि अपने मुंह बड़ाई, दोस्तों अपने मुंह बड़ाई नहीं, आप जो है कुछ नहीं करना है। मेरा जो भी मैंने सबूत दिया है अपने मार्क्स का, उसके बारे में जो भी मेरा आरटी कॉपी में, चाहे डीआई में 72 मार्क्स हो, चाहे जो भी है, आपको 180 मार्क्स जीएस सुमन में हो, सीडीपीओ में, चाहे जितना भी हो, मैंने अपना आरटी इसमें शो कर दिया। आप तुलना करके देखिएगा कि इतना अच्छा, ईमानदार, नैतिक आपको मेंटर यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। बाकी सब फर्जी है, आप बस तुलना कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं तो वही तो आपको दावा कर रहा हूँ कि अगर मेरे जैसा कोई आपको मेंटर ईमानदार और इतना आपको मार्क्स दिखाने वाला, इतना आरटीआई कॉपी सब दिखाया है, तो आपको 69 जो बीपीएससी का मेंस हुआ था उसमें मेरा 62 नंबर सही है निबंध में, मैंने अपना सारा मार्क्स लगाया। तो आप तुलना कीजिएगा, मार्केट में पता है, तुलना से ही श्रेष्ठता का पता चलता है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं सीधे। तो आपको पता है कि अगर आप 71 बीपीएससी प्रीलिम्स में, जो मेरा अनुभव है, मैंने लगातार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया 63 लेकर 70 तक। तो आपको अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है बेहतर मार्क्स से, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करंट अफेयर्स पर बहुत ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स फोकस करने के लिए जो बेसिक बुक है, एक तो टेस्ट सीरीज है, उसमें मैं जो है अन्य आपको मैगजीन है, चाहे स्पीडी हुआ, चाहे विजन आईएएस हुआ, चाहे जो भी मैगजीन है आपको, चाहे न्यूज पेपर हुआ, उससे तो मैं करंट अफेयर्स का जो इंपॉर्टेंट सवाल रिलेवेंट देता ही हूँ। लेकिन देखिए, सबसे जो बेसिक बुक है वो आपको प्रतियोगिता दर्पण। अगर आप प्रतियोगिता दर्पण जो है, आप कह सकते हैं कि 1 साल का अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, तो आपका जो है, अगर 30 करंट अफेयर्स का सवाल आएगा तो उसमें आप 20 प्लस सही कर लेंगे। बाकी जो मेरा टेस्ट सीरीज से आपका 24-25 सही हो सकता है 30 में। तो इससे देखिए, इसी कड़ी में मैंने दर्पण से शुरू किया। मैंने जून, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जून का मैंने देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको नेशनल इंटरनेशनल न्यूज इसमें बताया है। उसके बाद देखिए मई का मैंने बताया, आप इसको देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, प्लेलिस्ट चाहिएगा, प्लेलिस्ट में सब कुछ है। यहाँ पर प्लेलिस्ट में बनाया है प्रतियोगिता दर्पण 2025 का, उसमें आपको सारा मिल जाएगा। उसके बाद देखिए मैंने कल ही अपलोड किया मार्च अप्रैल का, और इस वीडियो में हम आज जनवरी फरवरी का करेंगे। तो इस प्रकार देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मतलब जनवरी से लेकर जून तक हो जाएगा। बाकी अब जुलाई अगर आएगा तो उसका भी मैं बनाऊंगा, और उसके पीछे फिर जाऊंगा 2024 का दिसंबर नवंबर, इसी तरह लगभग 1 साल का मैं करंट अफेयर जो है आपका कवर करने वाला हूँ। तो ठीक है, जो भी मेरे भाई बनने हैं प्लीज तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपको पता है कि 21 बीपीएससी का प्रीलिम्स होगा 10 सितंबर को, चाहे आपका बिहार सिपाही का जो कांस्टेबल का एग्जाम होगा आपको जुलाई अगस्त में, उसका डेट आ चुका है, चाहे आपको ये दरोगा का एग्जाम हो, चाहे जो भी एग्जाम, उसके में करंट अफेयर्स का बहुत अहम रोल है। आप लोग सब भली भांति इसको जानते हैं। तो चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो मेरा चैनल है, कोई भी अगर आपको बैच रिलेटेड डाउट है, आपको है तो पूछ सकते हैं। और हाँ, मैं बता, दूसरा बैच जो मेरा सिविल कोर्ट, बिहार सिविल कोर्ट जो यूडीसी इंटरव्यू बैच है, तो उससे भी रिलेटेड अगर कोई भाई बहन अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका इंटरव्यू अगर अच्छा, उनका थोड़ा सा बेहतर हुआ मेंस, तो वो जो है आप मेरा इंटरव्यू में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो अभी
मैंने बताया है कि 100 रुपया में जो है अभी मैं एडमिशन ले रहा हूँ यूजीसी इंटरव्यू बैच में, और 201 रुपया में जो है आपको जो अर्जुन बैच जो 71st बीपीएससी पीटी सीरीज है, अभी 2 दिन 2-3 दिन तक ऑफर चलेगा। तो जो भी भाई बहन एडमिशन लेना चाहते हो उसमें आप लोग लिख सकते हैं। इतना आपको बढ़िया कंटेंट, इतना और सस्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी तो रंगा सियार अपना धंधा कर रहा है तो उस पर मैं प्रहार कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। आगे भी करते रहूंगा, लेकिन आप लोग जो है नैतिक और ईमानदार टीचर से पढ़िए, आपका समय और धन दोनों बचेगा। नहीं तो देखिए होता क्या है कि आप पीटी फेल हो जाएंगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, लेकिन रंगा सियार कुछ होने वाला नहीं है। वो अब देखिए अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, पहले पटना करता था, दिल्ली गया, अब देखिए देश के विभिन्न कोनों में, तो वो अपना बिजनेसमैन बन गया है, ठीक है, फुल टाइम। उसको कोई बच्चों से मतलब नहीं है, बस उसका मुंह खाली बोलता है। उसका पहले वाला वीडियो देखिएगा तो वो बोला था कि सही बच्चों को शादी में बुलाएंगे। अब देखिए आप लोग सब स्टोरी पता है, खैर सब डिटेल में नहीं आता था, कभी बाद में बताएंगे। चलिए तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं, समय बात नहीं मिला तो सीधे आप आते हैं यहाँ पर जनवरी का। देखिए यहाँ पर देखिए जनवरी का, ठीक है, आप देख सकते हैं जनवरी का है करंट अफेयर्स, जो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर हाईलाइटेड है। तो उसका जो है देखिए 3 देशों की यात्रा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, 4 देशों सर्वोच्च नागरिक संघ, तो ये तो हम पढ़ेंगे, अंदर में आपको सब मिलेगा। सब जो जो भी डिटेल है आपको सब बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब सीधे हम लोग सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं। देखिए आपको पता है कि बेहतर टीचर से पढ़ेंगे तो आप वहीं का फायदा होगा। बाकी जो है आप घोड़ घी दे तो घोड़ नहीं गिरिया है, आप जितना भी अच्छा आप दे दीजिए, लोगों को जो ब्रेनमास्ट है उसका कुछ नहीं। आपको पता है कि जो आतंकवादी पहलगाम आतंकी हमले वो सब क्या करते हैं, वो सब पाकिस्तानी जो आका लोग है, चाहे हाफिज सईद है, ये सब का क्या ब्रेनमास्ट किया रहता है कि मार दो, हिंदुओं को मार दो, मुसलमानों को मार दो। वो सब क्या कर, भारतीय मुसलमानों को मार दो, तो बस उन लोग ब्रेनमास्ट रहते हैं, उन लोग का दिमाग नहीं रहता। भारतीय मुसलमान को ही वो लोग ब्रेनमास्ट करके भारतीय लोगों को मरवा रहा है, ठीक है, हिंदू हिंदू भाइयों और मुसलमानों को। वही ब्रेनमास्ट लोग हैं जो रंगा सिया के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप लोग समझ जाइए, नहीं तो आपका समय और धन दोनों बर्बाद होगा, ठीक है। आप देख ही लो कि बेचारा मोनू जादव का बच्चा था 70 बीपीएससी में, जो पीटी उसका नहीं हुआ तो सुसाइड कर लिया। तो इस प्रकार का जो घटनाएं होती रहेगी अगर आप रंगा सियार के चक्कर में पड़े रहेंगे तो, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए पेन थोड़ा हमको ले लेने दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि सार्वजनिक सुप्रीम कोर्ट का देखिए ऑर्डर आया है यहाँ पर, देखिए की सार्वजनिक भलाई के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है कि सार्वजनिक भलाई के लिए प्रत्येक निजी संपत्ति का अधिग्रहण सरकार द्वारा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना फैसला पलटते हुए दिया है कि सार्वजनिक भलाई के लिए प्रत्येक निजी संपत्ति का अधिग्रहण सरकार द्वारा नहीं, क्योंकि पता है कि सरकार जो है आपको चाहे मान लीजिए हाईवे बनाना हो, चाहे मेट्रो बनाना हो, या कुछ भी प्रोजेक्ट से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना हो, तो सरकार बोलती है कि चूंकि ये क्या है पब्लिक जो इंटरेस्ट के लिए हमेशा अधिग्रहण कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि प्रत्येक निजी संपत्ति अधिग्रहण सरकार द्वारा नहीं कर सकता। कुछ संपत्ति निजी संपत्ति सरकार अधिग्रहण कर सकती है सार्वजनिक हित के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, लेकिन प्रत्येक का नहीं कर सकती है, ठीक है। तो सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने देखिए बहुत अच्छा फैसला है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष हो चुका। आपको पता है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है, आत्मार्पित किया जाता है। तो वही उसे जो 26 नवंबर आपको पता ही हो कि 1949, तो आपका देखिए 75 साल उसका हो गया। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो उसके बारे में हम अंदर में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल जो 38वां वो कहाँ पर होगा, उत्तराखंड में, ठीक है। यहीं पर आपको दोस्तों बता दूं कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ है 2025 में, वो कहाँ हुआ है, किस राज्य में, तो वो बिहार में हुआ। आपको पता ही होगा, आपको लगभग जो 14-15 दिन तक गेम चले थे वे पटना विभिन्न शहरों में, भागलपुर वगैरह जो भी है। तो आप पूछा जा सकता है बिहार के एग्जाम में कि आपको कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ थे। तो इसको ध्यान रखना कहाँ पे हुए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो यूथ है उनका कहाँ हुआ था, बिहार में। तो इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए यूएस इंडिया एशिया रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के हैं, लेकिन मैं बता दूं कि सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के तो है, लेकिन टॉप 10 में भारत का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है, भारत के लिए। भारत को और अभी शिक्षा के क्षेत्र में जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा। आपको जो आप क्या वो पेटेंट्स करवाए जाते हैं, प्लस में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, पीएचडी के कोर्स होते हैं, सब जो है उसको क्वालिटी इंप्रूव करना होगा, ताकि जो टॉप 10 में भारत का जो यूनिवर्सिटी आए। आपको पता है चाहे आईआईटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, या जेएनयू हो, या तो पटना का यूनिवर्सिटी हो, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये सब जो है आप टॉप 10 में नहीं है, ठीक है। तो ये है। उसको देखिए छत्तीसगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का 56वां दोस्तों। तो अभी चूंकि आपको पता है कि टाइगर रिजर्व की संख्या और इससे भी बढ़ गई है। अभी लेटेस्ट जो टाइगर रिजर्व आपका है एमपी का, आपका मध्य प्रदेश का दोस्तों देखिए थी माधव माधव करके माधव आपको टाइगर रिजर्व है। तो ये नहीं पूछेगा कि लेटेस्ट का लेटेस्ट तो माधव रिजर्व है, लेकिन सबसे देखिए पूछा जा सकता है परीक्षा में कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में। और दोस्तों देखिए यहीं को बता दूं कि बिहार में जो टाइगर रिजर्व उसका नाम है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। को पता है कि आपको बेतिया में है, पश्चिमी चंपारण में है। और बिहार में ही दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित कर रही है सरकार, कहाँ पे विचार हो रहा है, कैमूर में। तो इसको याद रखिए, कैमूर भभुआ, जो कि रोहतास के बगल में, ठीक है।
अगला सवाल कि महाराष्ट्र, देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र और झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधनों का ही चुनाव पर सत्ता दुश्मन का नहीं, मतलब महाराष्ट्र में बीजेपी आ गई है। और कौन बने हैं चीफ मिनिस्टर, तो मैं बता दूं दोस्तों कौन बने हैं आपको। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन बने हैं, अगर आप जानते हो तो कमेंट में बताइए। हाँ, जैसे तो मैं बता देता हूँ, देखिए याद आ गया, दिमाग से स्किप हो रहा था। फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस। आपको पता है कि उसके पहले कौन थे, एकनाथ शिंदे। लेकिन जब चुनाव हुआ और बीजेपी को ज्यादा बहुमत आई तो बीजेपी ने बोला एकनाथ शिंदे को कि आप चलिए हटिए यहाँ से, फुटिए और बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। तो ऐसा होते रहता है राजनीति में दोस्तों, ऐसा कोई गलत बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया सीएम, और डिप्टी सीएम किसको बनाया गया है, एकनाथ शिंदे को बनाया गया। उनको बोला कि बाबू तुम एकनाथ शिंदे जी आप डिप्टी सीएम पर ही संतोष कीजिए, और जो दूसरा डिप्टी सीएम है आपको अजीत पवार जी, ठीक है। तो आप जानते, आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो देखिए झारखंड में हेमंत सरकार जेएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही सरकार बनी है कांग्रेस के सहयोग से। उसको देखिए भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में देखिए आप हो रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो आपको हेमंत सोरेन ने बताइए दिया यहाँ पर। और तो दोस्तों ये सब है। अब चलिए हम लोग डिटेल में बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये तो बेसिक आपको न्यूज आप कह सकते हैं इन शॉर्ट्स था। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, जो डिटेल में इसका न्यूज क्या है, आगे पढ़ते फटाफट एकदम। चलिए, अगर दोस्तों आज अच्छा वीडियो लग रहा था तो इस वीडियो को क्या आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है। और जो भी आपको डाउट है कमेंट कभी कर सकते हैं, अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो उसको भी गलत बता सकते हैं कि हाँ यहाँ गलत बता रहे हैं, मैं उसको सुधारने के लिए हमेशा तैयार हूँ। क्योंकि अच्छे मेंटर भी हो सकते हैं जो हमेशा दोस्तों सीखते रहते हैं, और अपने बच्चों से सीखते हैं, जो भी अपने जो पढ़ा रहे हैं, जो आपको स्टूडेंट्स उससे सीखते रहते हैं। तो सीखने का दोस्तों कोई उम्र नहीं है। अब देखिए यहाँ जो इंपॉर्टेंट इस पॉइंट से जो भी हमें हाईलाइट किया हूँ रेड से, यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसको ही पढ़ना, बाकी को नहीं पढ़ना। देखिए यहाँ पर पूछा जाता है कि बुमला जो दर्रा है कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। वाचा किबुतु है, आपको पता है कि, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो किबुतु है आपको भारत का सबसे कौन सा पूर्वी पॉइंट है, किबुतु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में बुमला है, बुमला दर्रा है, और वाचा किबुतु ये जगह है, ठीक है। उसी तरह पूछ सकते हैं कि चुसुल मोल्दो कहाँ पर है, आपको लद्दाख में है। दौलत बेग ओल्डी कहाँ पर है दर्रा, आपको लद्दाख में है। सब जगह पूछते नाथुला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में। तो सब जो परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे सिपाही का हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे बीपीएससी 71 बीपीएससी मिलाने में आ जाता है। तो आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि अभी देख लीजिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है कि देखिए कि भारत के विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिस्त्री जी है। विदेश मंत्री कौन, एस जयशंकर है। तो इसको याद रखना है आपको। अब उसको देखिए यहाँ पर कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी, आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक एलओसी होता है। देखिए आप ध्यान दीजिए, एक एलओसी होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो है पेन जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम इसको सही कर लेते हैं, जाइए, हाँ ठीक है। देखिए दोस्तों, एक होता है एलओसी, जानते ही होंगे एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। एक होता है एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो एलएसी जो है चाइना भारत के बीच में है, एलओसी भारत ब्रिटेन के बीच में है। तो पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर क्या है, डेमचोक दिप्सांग में सेनाओं के पीछे हटने का अर्थ, यानी मतलब वही जगह का नाम है कि सेना जो पीछे पीछे हट गई है। खैर उतना पूर्ण नहीं है। हाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सार्वजनिक भलाई के लिए प्रत्येक निजी संपत्ति का अधिग्रहण सरकार द्वारा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सबसे ध्यान, प्रत्येक, ध्यान दें, ईच एंड एवरी, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार सार्वजनिक भलाई के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन प्रत्येक निजी संपत्ति का अधिग्रहण सरकार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। और एक फैसला देखिए कि 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपने ही फैसले को, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आप कह सकते हैं कि जो डबल बेंच है, तीन, अगर तीन या तीन से चार से अधिक जो है, पांच, जनरली जो पांच समानता माना जाता है कि अगर पांच जजेज ऑनरेबल जज है तो संविधान पीठ माना जाता है। तो यहाँ पर 9 जजेज का संविधान पीठ है। और फैसला का पलटते हुए और जो पुराना जो फैसला था असहमति जताते हुए उन्होंने क्या बोला है, और उसके हेड कौन थे, देखिए न्यायाधीश कौन थे यहाँ पर, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, चूंकि रिटायर हो चुके हैं। और अभी आपको वर्तमान बता दूं कि इसके चंद्रचूड़ जी के बाद कौन बने, आपको संजीव खन्ना बने थे, चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी वर्तमान में जो है आपको बी आर गवई बने हैं। तो आपको याद रख लीजिए कि वर्तमान में चीफ सुप्रीम कोर्ट की कौन है, बी आर गवई। ये तो उन्होंने क्या 7-2 के बहुमत से कहा कि सभी निजी संपत्तियां समुदाय के भौतिक संसाधनों का हिस्सा नहीं बन सकती, और सार्वजनिक भलाई के लिए राज्य उन्हें अपने अधिकार में नहीं ले सकते। तो यही बस जानना है, बाकी इसमें डिटेल में नहीं जानना है। और देख लीजिए, जनहित में बंटवारा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत राज्य को निजी स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों के अधिग्रहण का अधिकार है। सॉरी। तो देखिए 39B में जो है आपको प्रॉपर्टी का उसमें बात किया गया है कि प्रॉपर्टी का अधिग्रहण एक व्यक्ति में नहीं हो सकता, संकेंद्रण नहीं हो सकता है। आप जानते हैं, आप पढ़े होंगे, ये डीपीएसपी में आता है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है, डीपीएसपी 36 से 51 तक है, आर्टिकल 4, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए संविधान का अंगीकार करने का कितना वर्ष हो गया, 75 साल पूरा हो गया। ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कब, हाल ही मैंने जैसे बताया कि संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। तो उसका जो है 75 साल हो चुका है। तो सरकार समारोह उसके उपलक्ष्य में कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आदर्श है आपको न्याय, 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वतंत्रता, लिबर्टी,
बंधुता की बात की गई, जो भी प्रियम्बल पढ़े जानते होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आपको ध्यान लीजिए। 2015 से प्रतिवर्ष सरकार जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाती है, तो इसको ध्यान रखना है। संविधान दिवस भारत सरकार कब मना रही है? 2015 से मना रही है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। आपको जो डेट है 1949 वाला जो संविधान अंगीकृत वाला, उसी दिन को अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि आप 26 जनवरी को मत जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन आप मत कहिए कि संविधान दिवस। आप ध्यान रखिए, डेट पर बहुत ध्यान रखना कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो ठीक है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर संविधान दिवस मनाया था 26 नवंबर को। यहाँ पर डेट में अंतर, इसको ध्यान रखना है। बहुत ही मतलब माइनर आपका चेंज है, लेकिन आपका आंसर जो है गलत हो सकता है, तो इसको ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसलिए मनाया था 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को जो है, यहाँ पर देखिए डेट देखिए, औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। प्रियम्बल जब पढ़ेंगे तो उसके लास्ट में लिखा हुआ डेट, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको पता है कि संविधान निर्माता जो है अम्बेडकर की जयंती कब है? 14 अप्रैल को है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो ये बात है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर नया आ गया कि लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण, इसका नाम क्या है? LRLACM, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ठीक है। चलिए अब अगला जो न्यूज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए, यहाँ पढ़ लीजिए कि देखिए DRDO बनाया है क्या, तो जो भी जानते हैं DRDO के हेडक्वार्टर जानते हैं कमेंट कीजिए। और DRDO का अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो देखिए DRDO का चेयरमैन कौन है यहाँ पर? सबीर विकामत। और जो इसरो का चेयरमैन कौन है उसको कमेंट बॉक्स में जो जानते हो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि गाइडेड पिनाका शस्त्र मिसाइल है, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है इसे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है पिनाका क्या है। उसको देखिए, जैसा कि मैंने बोला था कि राष्ट्रीय खेल जो हुआ है उत्तराखंड में हुआ है, और बिहार में क्या हुआ है? नेशनल यूथ गेम्स हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर का जो यूथ गेम्स होता है वो बिहार में इस बार हुआ है, और राष्ट्रीय खेल जो हुआ कहाँ पर? उत्तराखंड में हुआ, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल जो है, देखिए मोनाल बनाया, मोनाल का चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मोनाल जो है, यहाँ पर ये आपका क्या है? ये राजपक्षी शुभंकर था, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूज है देखिए, जैसा मैंने बताया QS एशिया रैंक में भारत का सर्वाधिक यूनिवर्सिटी है, लेकिन टॉप 10 में कोई नहीं है, तो वही बात है। तो देख लीजिए, आप हमेशा रैंकिंग जारी करता है लंदन स्थित QS, इसका फुल फॉर्म क्या है? क्वे कोरेली साइमंड्स द्वारा एशिया के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग दी जारी होता है, तो इसको देख सकते हैं आप। एक मिनट देखिए, उसके बाद जो है भारत के सर्वाधिक 162 संस्थानों रैंकिंग प्राप्त की, मतलब सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी अगर संख्या बल में कहा जाए तो भारत का है। चाइना दूसरे नंबर पर है। लेकिन देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये पढ़िएगा कि शीर्ष 10 विश्वविद्यालय संस्थान में भारत का कोई विश्वविद्यालय नहीं है। बहुत ही दोस्तों देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि सर्वाधिक यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी का यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि टॉप 10 में देखिए एक भी भारत का यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। जबकि शीर्ष 50 में भारत के दो संस्थान, देखिए आप सीधे टॉप 50 में आपका आ रहे हैं, लेकिन टॉप 10 में नहीं आ रहे हैं। टॉप 50 में पहला कौन है? IIT दिल्ली 44वां स्थान में है, और टॉप 50 में जो दूसरा है IIT बॉम्बे 48वां स्थान है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 44वां है IIT दिल्ली और 48वां है IIT बॉम्बे। बाकी देखेंगे कि आप जो टॉप यूनिवर्सिटी, एशिया के शीर्ष टॉप यूनिवर्सिटी किसका, देखिए कौन सा? चाइना का ही है। हालांकि यूनिवर्सिटी के संख्या के मामले में चाइना का दूसरा स्थान है, लेकिन इसका यूनिवर्सिटी देखिए टॉप किया, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का, इसको ओवरऑल स्कोर 100 प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए हांगकांग यूनिवर्सिटी हांगकांग का है। उसके बाद देखिए सिंगापुर का यूनिवर्सिटी है, तो यही सब है। देखिए सिंगापुर का फिर चौथा नंबर पर है। चीन, हांगकांग देखिए सब कब्जा किए हुए एशिया में, चाइना और जो आपको हांगकांग और सिंगापुर सब कब्जा किए हुए हैं, और टॉप 10 में भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो दोस्तों देखिए इनका रैंकिंग किस आधार पर होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल फैकल्टी उसमें उनमें कितना है, PhD उपाधि प्राप्त स्टाफ कितना है, फैकल्टी और स्टूडेंट का अनुपात रेशियो कितना है, और साइटेशन पर पेज, जैसे मैंने बोला था, ये सब तो बहुत सारा आपको फैक्टर्स है, डायमेंशन, इसके आधार पर जो है आपको किया जाता है, रैंकिंग जारी होता है। इन सारे आयामों पर भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 10 में नहीं है। और वही जैसे कि बताया था कि देखिए छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है, आपको तो याद कर लीजिए, ये पूछेगा कि छत्तीसगढ़ तमोर पिंगला घासी गुरु घासीदास कहाँ पे है? तमोर पिंगला तो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। बस यही आपको यहाँ याद रखना है। और यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश में कौन कौन है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, और असम में कौन है? मानस टाइगर रिजर्व। बस यही आपको लोकेशन याद रखना है कि कौन कहाँ है। और उसके बाद जो यहाँ पर ये जो डेटा है जो मैंने कलर किया, उसको आप लोग याद कर लीजिए कि असम में कौन कौन है। देखिए असम में है मानस, काजीरंगा, ओरांग, बस यही इंपॉर्टेंट है। मेरी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट बार बार यही परीक्षा में पूछा जाता है, मानस, काजीरंगा, ओरांग। ताकि इतना है, कितना याद कीजिएगा, तो काफी है, तीनों को इंपॉर्टेंट याद कीजिए, जो पूछा जाता है बार बार। अरुणाचल प्रदेश का नाम दाफा पकुई, ये जरूर से याद रखिए, पक्के पक्के चाहे पकुई, कोई भी यूपीएससी में जरूर से पूछा गया प्रीलिम्स में, इसको ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश का दाफा पकुई। तो आंध्र प्रदेश नागार्जुन श्रीशैलम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। उसको देखिए बिहार में है वाल्मीकि नगर, जैसा कि मैंने बताया था। दूसरा जो कैमूर में बन रहा है, वाल्मीकि नगर कहाँ पे है? जो जानते हो कमेंट करके बताइए, मैंने बताया है पिछले वीडियो में। छत्तीसगढ़ में देखिए कौन कौन है? अचान कमार और गुरु घासीदास, अभी तुरंत मैंने बताया है, तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है।
फिर देखिए डंपा है मिजोरम, इसको बस रट जाना है एकदम, बहुत ही काम करता है, बहुत परीक्षाओं में बार बार आता है, ठीक है। रणथंभौर जो है राजस्थान में है, सरिस्का राजस्थान में है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य आपको राजस्थान में है, धौलपुर करौली जो है अब राजस्थान में। तो एक बार रटने में थोड़ा मेहनत पड़ेगी, लेकिन जब इसको चूंकि इसमें समझने का कुछ है नहीं, रट लेंगे, आपको बार बार हर परीक्षा में काम करेगा। चलिए अगला जो सवाल है, कर्नाटक में देखिए बांदीपुर बार बार पूछा जाता है, नागरहोल बार बार पूछा जाता है। उसके बाद केरल में देखिए पेरियार है, मध्य प्रदेश में देखिए कान्हा है, पेच है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, सतपुड़ा है, तो इसको याद रखना है। फिर महाराष्ट्र में देखिए पेंच है, चूंकि पेच जो है देखिए दो राज्यों में फैला हुआ है, एमपी और महाराष्ट्र, इसलिए देखिए पेच यहाँ भी आपको महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है पेंच, आपको एमपी में दिखाई दे रहा है पेंच, इसको ध्यान रखना है। दुधवा जो है उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। उत्तराखंड जिम कार्बेट है, देखिए भारत का पहला जो है आपको कह सकते हैं कि पार्क है, तो इसको याद रखना है। भारत का पहला पार्क कौन है? जिम कार्बेट, देखिए इसमें भी देख सकते हैं 1973-74। पश्चिम बंगाल देखिए सुंदरवन बुक्सा, इसको याद रखना है। फिर उड़ीसा में सिमलीपाल सतकोसिया, इसको याद रखना है। तमिलनाडु में आपको याद रखना है सॉरी, अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम, बिलुतपुरी मंगलाई, तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि महाराष्ट्र और झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन ही सत्ता का, चूंकि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन बनाया गया था, भाजपा पर एकनाथ शिंदे वाला, शिवसेना गुट अजीत पवार, तो सीएम बनाया गया है देवेंद्र फडणवीस को, एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम मिला है। इस बार वो सीएम नहीं बन पाए, पिछले बार थे वो, चूंकि वैसा इक्वेशन था राजनीतिक कि वो बन पाए थे, लेकिन इस बार देखिए उनका सीटें कम आई है। तो झारखंड में आपको पता है कि जेएम की सरकार बनी है कांग्रेस सहयोग से, हेमंत सोरेन, वो तो देख सकते हैं यहाँ पर, से मैंने बता दिया उसी प्रकार। और देखिए यहाँ पर विपक्ष में कौन कौन है, बीजेपी है, 24 सीट आई थी, उसको जनता दल यू से एक सरजुरा जीते थे, ठीक है, क्योंकि दो दो सीटें पर जरूर लड़ी थी, एक पीटर हार गए थे, ठीक है, तमाड़ से। जनता दल यू जो है अब देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कौन बने हैं, आपको जमशेदपुर से लड़े थे सरजुरा है। और आजसू पता है, आजसू यहाँ भी है, आजसू को एक सीट एक एमएलए इनका बना था, लेकिन इनका जो पार्टी का अध्यक्ष है वो हार गए थे, ठीक है। और एलजीपी आरबी की एक सीट, मैंने लोजपा रामविलास का कितना एक सीट है, ठीक है। तो वहां देख सकते हैं कि चिराग पासवान का धमक कहाँ तक है, झारखंड तक है, आप इसे समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, एलन मस्क, ये इंपॉर्टेंट है। एलन मस्क के स्पेशल कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसरो के संचार उपग्रह GSAT-N2 का सफल परीक्षण किया गया, ध्यान देंगे यहाँ पर। स्पेसएक्स के मालिक हैं एलन मस्क, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, भारत जो आपको जिस प्रकार इसरो का एंट्रिक्स, उसी प्रकार ये नया एजेंसी है उसी का, न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड। अब देख सकते हैं कि इसका सैटेलाइट जो है GSAT-N2, जिसे GSAT-20 ये संचार उपग्रह है, तो ये लॉन्च किया गया। देखिए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जीटीओ में उसको शामिल किया, 36,000 किलोमीटर उसका ऊंचाई होता है। जो आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, उसका हाइट याद कर लीजिए, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई रहता है। तो यहाँ लिखा है देखिए यहाँ पर दूर दराज के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं देगा, क्योंकि संचार उपग्रह है, ठीक है। चलिए अगला जो जैसे मैंने बताया था कि गोवा में हुआ है, आपको गोवा में आपको हुआ है 55वां अंतर्राष्ट्रीय, और हर साल जो गोवा में ही होता है अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव वहाँ फिक्स हो गया है। तो देखिए वहाँ पर कौन उद्घाटन किए थे, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री सोनी वैष्णव जी। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है कि उद्घाटन समारोह में ऑस्ट्रेलिया के फिल्मकार माइकल ग्रेसी द्वारा निर्देशित फिल्म बैटरमैन का प्रीमियर हुआ था, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। देखिए यहाँ भी है कि ऑस्ट्रेलिया निर्देशक माइकल ग्रेसी का निर्देशित फिल्म बैटरमैन। तो दोस्तों पूछा सकता है कि किस निर्देशक का या तो नाम पूछेगा, तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया निर्देशक माइकल ग्रेसी, नहीं तो उनका फिल्म का नाम पूछेगा बैटरमैन, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला सवाल है, देखिए ये सब कुछ आपको नहीं जानना है। हाँ देखिए ये महोत्सव, जैसे कि बार बार वही बोला कि महोत्सव की उदाहरण फिल्म बैटरमैन, निर्देशक माइकल ग्रेसी, ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो यही पूछेगा आपको। उसके बाद जो देखिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आ गया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है इसको देखेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय कर लेते हैं फरवरी का, ठीक है, ये तो जनवरी का हो गया। उसके बाद अभी इसको देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपका फरवरी का स्टार्ट हो रहा है, राष्ट्रीय देखते हैं सबसे पहले, देख लीजिए जनवरी का मैंने समाप्त कर दिया। देखिए और यहाँ पर देखिए कोट बहुत प्यारा सा है, कोट देख लीजिए यहाँ पर, देखिए रेड हमको ले लीजिए पेन, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंधकार को कोसने से बेहतर है कि हम एक दीप जलाएं, चीनी कहावत है। और दोस्तों ये मैं भी ये कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपका कहीं नहीं हो रहा है, किसी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये आप जो है ये अपने दोस्त को मत दीजिए कि मैं कमजोर हूँ। दोस्तों आप कोई भी कमजोर नहीं है, बस वही है कि आपको राइट डायरेक्शन में मेहनत करने की जरूरत है। और जो भी मेरे भाई बहन उनका आर्थिक स्थिति अगर अच्छा नहीं है, तो कोसने से कोई फायदा नहीं है। आप जो है मेरा संपर्क सूत्र यहाँ पर, मेरा जो आप इससे संपर्क कीजिए, जो भी मेरे भाई बहन है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कोई भी बैच, महंगा बैच खरीदने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। 7520510672 पर मैसेज कीजिए, अपने बारे में हमको बताइए। मैं जो है आपको जो बैच में जुड़ना चाहते हैं आपको मैं जोड़ूंगा, ठीक है। अगर निःशुल्क पढ़ाना होगा तो आपको मैं निःशुल्क भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखिए मेरा
जो कह सकते हैं कि जो भी मैं अनुभव है, मैं चाहता हूँ कि जो बिहार के सभी भाई बहन हैं, चाहे जो भी जहाँ भी जो भी पढ़ने वाले हैं, जो बिहार का एग्जाम देते हैं, जो भी मेरे भाई बहन हैं पूरे देश भर के, तो उनका स्वागत है। आप जो अगर आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं, तो आप कुछ नहीं करना, इस तरह मैसेज कीजिए, अपने बारे में बताइए, मैं आपको जो बैच में जोड़ना चाहूंगा आपको जोड़ दूंगा, ठीक है? तो आप पढ़िएगा। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि एक देश एक चुनाव, पता है कि बहुत बड़ा जो चीज़ है कि एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रहा है, वन नेशन वन टैक्स जीएसटी की बात हो रही है, तो वो सब जो उसी आधार पर एक देश एक चुनाव के लिए संवैधानिक संशोधन कर दिया गया है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आप PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-59 के जरिए इसरो द्वारा यूरोपीय एजेंसी के सोलर मिशन प्रोबा, तो याद रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है कि प्रोबा 3 क्या है। तो ये देखिए सोलर मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, जिसको इसरो ने भेजा है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है इसरो के लिए, ठीक है? उसके बाद जो यहाँ पर देखिए ये जो आपका वन स्थिति रिपोर्ट 2023 आ गई है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कुल वन क्षेत्र कितना है, 21.76, उसमें हम लोग पूरा देखेंगे डिटेल में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ, तो जो पहला जो ये देखिए न्यूज है, पहले वन नेशन वन इलेक्शन का हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए कि उसके लिए बस आपको इसमें इंपॉर्टेंट जो जानना है मैं वही बताऊंगा, बाकी फालतू का चीज नहीं है। बस याद रखिए कि 129वां संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक है? उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट याद रखिए कि इसमें देखिए नया अनुच्छेद 82A जोड़ा जाएगा, ठीक है? तो याद रखना पूछा सकता है कि कौन अनुच्छेद वन इलेक्शन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा जाएगा। एक तो 82A याद रखिएगा इसको, 82A, और 3 अनुच्छेदों में संशोधन होगा। कौन कौन अनुच्छेद है इसको ध्यान रखना है, 83, 83, 172 और 327, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि नया जोड़ा जाएगा अनुच्छेद वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए, वो है आपको 82A, ये नया जोड़ा जाएगा, ठीक है? और 3 अनुच्छेदों में संशोधन किया जाएगा, वो कौन कौन है, 83, 172, 83, 172, 327, तो इसको याद रखना है, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ जो इंपॉर्टेंट न्यूज है कि देखिए ये लिखा हुआ है कि जो 2 चरणों में लागू होगा, पहला लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए, और दूसरा आम चुनाव के लिए 10 दिनों के भीतर स्थानीय। तो 2 चरणों में अभी अभी दोस्तों अभी लागू नहीं है पूरी तरह से, ठीक है? क्योंकि सरकार अभी ये बिल पारित कर चुकी है, संविधान संशोधन हो चुका है, धीरे धीरे लागू होगा। तो उस और इसके लिए मैं बता दूं, ये सवाल पूछा था कि ये एक देश एक चुनाव पर विचार करने के लिए कौन सा समिति गठन किया गया था, तो आपको पूर्व राष्ट्रपति ऑनरेबल रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, तो इसको याद रखना है। कोई पूछा सकता है कि किनकी अध्यक्षता में समिति गठित, तो रामनाथ कोविंद जी जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं भारत के, तो इसको याद रखना है, ठीक है? अब देखिए ये जो अगला न्यूज है कि उल्फा पर प्रतिबंध की अवधि में 5 वर्ष की विधि। आपको पता है कि उल्फा आतंकवादी संगठन है, आपको कह सकते हैं कि सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये चाहता है कि असम को भारत से अलग किया जाए। तो वहां पर देखिए उल्फा को फॉर्म यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, तो इसको गृह मंत्रालय ने क्या किया कि 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। और ये जो है इस अधिनियम के तहत जो प्रतिबंध लगाया गया है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, ठीक, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अधिनियम प्रोविजन जो कह सकते जो भी है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत उस पर लगा दिया, 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है? तो वही है न्यूज। अगला जो इंपॉर्टेंट देखिए न्यूज है, जैसे कि मैंने बोला था कि PSLV C-59 के जरिए इसरो द्वारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोबा 3 को लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर मिशन प्रोबा 3 क्या है, सोलर मिशन है, और भारत ने छोड़ा है। और देखिए क्या लिखा है कि प्रोबा यहाँ पर कि प्रोबा 3 मिशन सूर्य के कोरोना का जो है अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। कोरोना सूर्य के बाहरी वातावरण है जो सूर्य की सतह से कहीं ज्यादा गर्म होता है, तो बस वही अब बेसिक याद रखना, बाकी नहीं जानना इसमें। और देखिए यहाँ पर रूस निर्मित मिसाइल युद्धपोत आईएनएस तुसिल भारतीय नौसेना में शामिल। आपको देखिए रूस निर्मित गाइडेड मिसाइल है आईएनएस तुसिल, और तुसिल का अर्थ होता है अभेद ढाल। बस आपको यही रखना है कि तुसिल क्या है, तो अब युद्धपोत आईएनएस तुसिल है, याद रखिएगा युद्धपोत है, ठीक है? बस ये ज्यादा नहीं आपको नहीं जानना है। उसके बाद देखिएगा सेना को मिले 480 स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागशास्त्र। तो इसका याद रखना है कि नागशास्त्र 1 क्या है, विशेष प्रकार का सॉरी मानव रहित ड्रोन है, यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ड्रोन है। नागास्त्र नागास्त्र 1 क्या है, मानव रहित ड्रोन है। और देखिए इसका विशेषता क्या है कि दुश्मन के किसी ठिकाने पर सटीक निशाना लगाकर उसे नष्ट कर सकता है, मतलब सैनिक की जान को खतरे में डाले बिना तो दुश्मन को किसी ठिकाने पर सटीक निशाना लगाकर उसे नष्ट किया जा सकता है, ठीक है? और इसके बारे में देखिए विशेषता, देखिए यही नागास्त्र है, पिक्चर आप देख सकते हैं। नागास्त्र 1 को लॉइटरिंग म्यूनिशन कहा जाता है, लक्ष्य के ऊपर मंडराने की क्षमता की सर्जिकल स्ट्राइक के लिए फाइटर जेट के स्थान पर इस्तेमाल भी स्वतंत्र किया जा सके। आपको पता है कि हाल ही में जो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला है, उसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है पाकिस्तान का जो आतंकी संगठन है तो सर्जिकल स्ट्राइक किया है। तो देखिए वहाँ ड्रोन्स के द्वारा यूज किया गया, इसी प्रकार का क्या करता है वो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए यूज होता है। इसमें आपको कोई फाइटर जेट राफेल वगैरह भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है?
तेजस वगैरह, बस कुछ नहीं करना है आपको, इसी को भेज दीजिए यूएवी को। ये क्या करेगा कि आपका जो भी आपको सपोज किए मान लीजिए कोई आतंकवादी संगठन अपना मस्जिद यहाँ बनाया हुआ, सब मस्जिद बना करके या मस्जिद के नाम पर भगवान का अल्लाह का पूजा ना करके वो लोग क्या करता है कि यहाँ पर भारत को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, तो बस उसी के ऊपर क्या करेगा, मंडराएगा। ठीक है, पता भी उसको नहीं चलेगा, वहाँ का जो सेना है सब पाकिस्तानियों को सीधे मारेगा, छट से ना उड़ जाएगा। ठीक है, तो यही है लोटरिंग म्यूनिशन, क्या करता है ऊपर मंडराता है और यही में मार देता है, गिरा देता है। ठीक है, यही है कि नागास्त्र 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेना के एक सेना के लिए K9 ब्रजटी तोपों का निर्माण करेगी लार्सन टुब्रो। तो बस आपको याद रखना है कि K9 ब्रजटी क्या है, आपका तोप है, बस यही आपको याद रखना है। बस ये नहीं पूछेगा कि कौन बना रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला जो है कि देखिए मध्य प्रदेश इस राता पानी बने बने देश का संदर्भ, तो बस यही याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में कौन सा गुरु घासीदास तोमर पिंगला, और एमपी में क्या है, राता पानी। इसको याद रखना, राता पानी कहाँ पर है, एमपी में। बस यही यही याद रखना है, बस यही पूछेगा। तो देखिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में माधवराव उद्यान को भी देखिए यहाँ पर बना दिया गया, जैसे बनने को लेटेस्ट सबसे बना है, यही आपको याद रखिए कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और ठीक है, और कितना हो गया टोटल टाइगर, 3682 2022 में, जबकि 2006 में कितने थे, 1411। तो बस डाटा उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये यही नाम रखिए किस राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये भू डाटा इंपॉर्टेंट नहीं, इससे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है विभिन्न परीक्षा में, चाहे बीपीएससी हो, 75 बीपीएससी हो, चाहे दरोगा, चाहे पुलिस हो। देखिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया था, प्रत्येक 2-2 साल पर क्या होता है, रिपोर्ट जारी किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का देहरादून में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो 2023 में जारी किया गया, तो बताया गया कि 21.76% पर क्या है, बनावरण है, तो इसको वन याद रखना है। और बिछावन देखिए क्या है यहाँ पर कुल, और बिछावन कितना पर 3.41, तो बनावरण है 21.76, अभी बिछावन है 3 दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 25.17%। तो क्या हो जाएगा आपको कि कुल वन और वृक्ष जो बनावरण और बिछावन कितना है, तो कुल 25.17। तो इसको डाटा को याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कुल बनावरण पूछता है, तो बनावरण अगर पूछेगा तो 21.76%, और बिछावन केवल पूछेगा तो 3.9, अगर कुल पूछेगा बिछावन बनावरण तो आपको हो जाएगा 25.17। बस इस डाटा को आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, बहुत बार परीक्षा में, चूंकि मेरा खुद का अनुभव है, मैं जानता हूँ, बहुत फेमस है। उसको जो अगला सवाल से पूछा जाता है कि किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है एरिया वाइज, तो वो देखिए यहाँ पर एमपी में है, आपको पहले भी एमपी में था पिछला वाला डाटा में, तो याद रखिएगा एमपी है। दूसरा पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा पर छत्तीसगढ़। तो मेन आपको पूछा जाएगा एमपी, अरुणाचल, छत्तीसगढ़। और परसेंटेज के मामले में देखिए वन क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पर, देखिए नया डाटा चेंज हो चुका है, ये आपका आ चुका लक्षद्वीप, पहले था मिजोरम, देखिए मिजोरम दूसरे स्थान पर। ध्यान रखिएगा कि अगर पूछेगा कि भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो लक्षद्वीप, इसको याद रखना, बहुत नया डाटा है, इसको याद रखना है। पहले था मिजोरम परसेंटेज में, और एरिया में एमपी था, तो एरिया में अभी भी एमपी है, दूसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन परसेंटेज में टॉप पर कौन आ गया है, आपका लक्षद्वीप आ गया है, और सेकंड पे मिजोरम हो गया है, जबकि पहले क्या था कि मिजोरम ही परसेंटेज में टॉप पे रहता था। इसको वैसे याद रखना डाटा को। और सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य वन क्षेत्र में कौन है, टॉप पे मिजोरम है, इसको भी याद रखना है। और इतना वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन है, छत्तीसगढ़, इसको भी याद रखना है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट आपको डाटा को याद रखिएगा। ठीक है, और 19 राज्य देखिए यूटीज हैं, जहाँ पर 33% आपको पता है कि जो इंडिया फॉरेस्ट जो पॉलिसी है उसके तहत टारगेट है कि पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत का कितना है, 33% जो है कम से कम वन रहना चाहिए। तो देखिए, तो वैसे 19 राज्य यूटीज हैं जहाँ पर 33% है, इसमें ये है, खैर ये नाम आपको याद करना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वही आपको याद करना है। 25.1 से मिलने वाला डाटा याद रखना है, 21.67 और 3.41। और यहाँ पे याद रखना है कि एरिया में सर्वाधिक एमपी है, उसके बाद अरुणाचल है, परसेंटेज में सबसे ज्यादा लक्षद्वीप और मिजोरम है। तो बस यही आपको याद करना। ठीक है, चलिए, अब जैसे मैंने बताया था वही है कि 21 पॉइंट, जैसे याद कर लीजिएगा कि यहाँ पर वही डाटा चार्ट में दिया हुआ है कि वन आवरण कितना है 21.76, बिछावन कितना है 3.41, और कुल वन और बिछावन कितना है 25.17। बस आपको यही याद रखना है। अब देखिए, जो मैंग्रोव पूछा जाता है कि सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इससे पूछा जाता है, तो याद रखना है कि सर्वाधिक कक्ष वनस्पति आवरण यूटीज कौन है, तो पश्चिम बंगाल टॉप पर, इसको याद रखिएगा। उसके बाद गुजरात है, उसके बाद अंडमान है, तो याद रखना सबसे टॉप पर जहाँ मैंग्रोव कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, उसके बाद गुजरात, उसके बाद अंडमान। ठीक है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद जो अगला जो डाटा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वही जो मैंने जिसको वही दिया हुआ है, कुछ खास यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए इक्वटल एरिया में आपको दिया है परसेंटेज 25.17, 21.76, 3.41 बताया, बनावट तो यही है डाटा है। फिर सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश है, आपको जो है आपको परसेंटेज में लक्षद्वीप है, उसके बाद दूसरा नंबर मिजोरम है, और एरिया में एमपी है, अरुणाचल है। वही जो मैंने ऊपर बताया है, सर्वाधिक कक्ष जो मैंग्रोव कहाँ सबसे ज्यादा, बंगाल में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद मिला, चूंकि आपको पता है कि ऑर्डर में भी आ जाता है, तो याद रखिएगा कि हो सकता है पूछे कि किस मिलाइए कि कहाँ पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक मैंग्रोव है, उसी को कक्ष वनस्पति बोलते हैं।
तो पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आ गया। चलिए अंतर्राष्ट्रीय भी कर लेते हैं। देखिए एक न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग 2+2 आप लोग डायलॉग सुने होंगे। देखिए तो 2+2 का मतलब होता है कि दो, जैसे इस भारत ब्रिटेन के हुआ था, भारत के आपको इधर से रहेंगे विदेश और रक्षा मंत्री, और उधर से रहेंगे ब्रिटेन से रहेंगे विदेश और रक्षा मंत्री, यानी दो देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच में जो बातचीत होता है उसी को 2+2 डायलॉग कहते हैं। तो इसको याद रखना है, पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन बना देगा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, तो आपको ध्यान रखना है कौन एक होते हैं, एक आपको रक्षा मंत्री रहते हैं, एक विदेश मंत्री, इसको ध्यान रखना है। वो देखिए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के भारत की यात्रा पाए हैं। तो इनका नाम कोई एक्साइज वाला जो हुआ था प्रीलिम्स उसमें पूछा गया, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि 2030 में स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में जो पूछा 2000, इसको चलिए हम डीप में डेट में पढ़ेंगे कि फीफा विश्व कप कहाँ हुआ, वो तो अलग बात है। और ये बहुत न्यूज देखिए चर्चा में रहती है, इसका नाम, इनका नाम याद रखिए। बारह पूछा था कि मार्शल लॉ लागू करने के फैसले से विवादित हुए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट न्यूज है, बहुत बार हर जगह पूछा, तो इसको ध्यान रखना है। अब चलिए डिटेल में लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सीरिया में आपको पता है कि बशर अल असद का 24 साल का शासन था, तो वहां पर जो है देखिए यहाँ पर लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो आपको पता है कि सीरिया का राजधानी कहाँ है, दमिश्क, इसको याद रखना है, दमिश्क है। तो वहां पर भाग गए हैं, और कहाँ भागे हैं पूछेगा, पर पत्नी है, बाल बच्चा को लेकर के आपको राजधानी मास्को भाग गए हैं, ठीक है। तो हो सकता है देश पूछ दे कि बशर अल असद जो कहाँ भाग गए हैं, तो आपको कहाँ शरण लिए, मास्को में। और बता दूं यहीं पर कि आपको पता है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री जो शेख हसीना है, वहां पर जो विद्रोह हुआ था छात्रों का, तो वहां से बचकर कहाँ भागी, भारत में भागी है। तो इसे पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है कि कौन कहाँ किस देश में भाग रहा है, कहाँ शरण ले रहा है, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सीरिया में, यहाँ पर देखिए जो बात है, यहाँ पर पेन थोड़ा पेन चेंज करने दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि सीरिया में तख्ता पलटने पर अमेरिका और जर्मनी आदि ने सीरियाई लोगों के लिए अपना समर्थन की पुष्टि की है। वहीं ईरान जो बशर सरकार समर्थक रहा है, सत्ता पलट की इस घटना को अमेरिका और इजराइल के साथ, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ईरान और इजराइल के बीच में जो है आप कह सकते हैं कि युद्ध स्टार्ट हो चुका है। जिस तरह रसिया और यूक्रेन में होता था, उसी तरह अभी वर्तमान में ईरान और इजराइल के बीच में है। और ईरान का तो सपोर्ट मान लीजिए चाइना और रसिया करेगा, लेकिन अभी वर्तमान में आपको कह सकते हैं इजराइल का खुला सपोर्ट कौन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, ठीक है। तो यही है। अब चलिए हम लोग जैसे कि मैंने बता दिया कि विदेश और रक्षा मंत्री 2+2 डायलॉग होता है दो देशों के बीच में, तो इसको ध्यान रखना है। विदेश और रक्षा 2+2 बता दिया, दो देशों के बीच में। तो ये है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देखिए कि भूटान के आपको नरेश आए थे, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, तो इनका आपको नाम याद रखना है, ठीक है, पूछा जाता है। तो वही उसके बाद देखिए यहाँ पर एक जगह है भूटान में, एक एरिया है भूटान में, गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, ये विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का निर्माण देखिए भारत सरकार कर रहा है। तो ये पूछा जा सकता है कि गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी जो है का निर्माण भारत सरकार किस देश में कर रही है, तो आपको भूटान, इसको याद रखना है, बस यही है। तो देखिए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के भारत यात्रा पर है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, हैदराबाद हाउस में दिल्ली में मीटिंग हुआ है, ठीक है। तो अनुराग दिशा कुमार नायके कौन है, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री श्रीलंका कौन है, उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। परीक्षा मोड पर पूछा जाता है, जो जानते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर पुरुषों के फुटबॉल के विश्व कप का पिछला आयोजन 2022 में कतर, पिछला वाला कहाँ हुआ था, 2022 में कतर में हुआ था। और आपको पता है कि अगला जो है फीफा विश्व कप कहाँ होगा, 4-4 साल पर होता है, आपको होगा 3 देशों में, कनाडा में, मैक्सिको और अमेरिका में, याद रखिएगा। जो अगला विश्व आपको फीफा हो रहा है, आपको 3 देशों में, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। और ये तीनों देश सब उत्तरी अमेरिका जो कंटिनेंट है उसमें आते हैं। सबसे ऊपर में कनाडा, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद मैक्सिको, आप जानते हैं। तो 2026 में जो फीफा होने वाला है फुटबॉल पुरुष का, वो कहाँ होगा, आपको 2026 में होगा, और 3 देशों में होगा, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। और लिखा है कि पहला अवसर होगा जब फीफा विश्व कप आयोजन 3 देशों में हो रहा था, इसको याद रखना है, ठीक है। परीक्षा में फीफा वाला पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए भारत सरकार देखिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी करते हैं। और सागर जो है इसका फुल फॉर्म पूछा सकता है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो इसको भी फुल फॉर्म सागर का याद रखना है। और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पड़ोसी प्रथम, तो आप लोग जानते ही। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री जो है कुवैत सिटी गए हैं। और देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है 17 बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, कुवैत के अमीर शेख फैसल अल अहमद अल जबर अल सबा किस देश का प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए ये आप याद कर लीजिए किस देश के, कुवैत के है। ऑप्शन में था कुवैत, बहरीन, इसी टाइप का ऑप्शन था, लेकिन आंसर कुवैत होगा। हमको एग्जैक्ट ऑप्शन याद आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। ये सब न्यूज पूछा जाता है कौन देश, कौन डिग्नेटरी जा रहे हैं, तो याद रखिए कुवैत के प्रधानमंत्री कौन है, आए थे अल सबा। ऑप्शन में देखिए था, क्वेश्चन में आंसर में था कुवैत, तो ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है कि देखिए कुवैत सिटी, यहाँ पर जो है कुवैत में भारतीय समुदाय के सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। वहाँ की कुल जनसंख्या में लगभग 21% है, 10 लाख लोग जो है भारतीय मूल के हैं। तो देखिए यहाँ भारतीय लोग हैं, प्रवासी कह सकते हैं। वहाँ पर देखिए प्रवासी भारतीयों के लिए हाला मोदी कार्यक्रम, मतलब तो याद रखना, ठीक है। हाला मोदी कहाँ हुआ था, आपको कुवैत में हुआ, ठीक है। तो कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल
कबीर, ये जो अवार्ड कबीर, देखिए ध्यान देखिए, बस कबीर से याद रखिएगा। यहाँ पर अल कबीर कबीर कैसे कुवैत, ठीक है, इसको याद रखना है कि जो है प्रधानमंत्री मोदी को जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कौन देश दिया है, तो कबीर से क से कुवैत, ठीक है, तो उसको याद रखना है ठीक से कि कबीर जैसे कुवैत मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो आपको जो है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर बहुत, देखिए आपको पता है जीसीसी, यहाँ पर देखिए कुवैत जो है जीसीसी गल्फ ऑपरेशन काउंसिल का आप अध्यक्षता करेगा, तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में भी देखिए शामिल हो रहा है कुवैत, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का स्थापना भारत और फ्रांस के सहयोग से हुआ है और इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट ये है कि नेपाल के यहाँ पर नेपाल के थल सेना अध्यक्ष अशोक राज सिगडेल को भारतीय सेना के जनरल माना जाएगा, मतलब ऑनरेरी रैंक आपको दिया था। परंपरा रही है 1950 से कि भारत के जो थल सेना अध्यक्ष को वो नेपाल वाला जनरल का दर्जा देता है और नेपाल वाला जनरल को भारत सरकार देती है मानद जनरल को उपाधि, तो यही परंपरा चली आ रही है, ठीक है। और इसी कड़ी में देखिए जो भारत के यहाँ पे उपेंद्र जनरल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी है थल सेना, उनको भी जनरल की उपाधि मानद रैंक मिला है नेपाल के द्वारा, तो यही है। जनरल सिगडेल जो है नेपाल के हैं, तो यही सब परंपरा है, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देखिए मार्शल लागू करने के फैसले से विवादित हुए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित। आपको पता है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे यून सुक योल, इसको ऐसे ठीक याद रखना है क्योंकि दक्षिण कोरिया का राजधानी सियोल है, तो सियोल से योल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। योल मार्शल लॉ देखिए अचानक वो लागू कर दिए थे जिसका विरोध हुआ था, और जो है 6 घंटा के अंदर ही क्या करे डर गए, वापस ले लिए, ठीक है। आपको पता है कि गलत काम पर इंदिरा गांधी ने भी आपातकाल लगाया था जिसका विरोध लोगों ने किया, हालांकि 1-2 साल के बाद जो उसको हटाया गया, तो ये जो है 6 घंटे में ही जो है डर गए और वापस ले। फिर भी जो है और जनता से इन्होंने अपने भूल से माफी मांगी थी, लेकिन जो क्रोध है पार्टी के लोग ही इनका विरोध कर दिए और इन पर देखिए आपको महाभियोग लगाया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो है कौन है राष्ट्रपति यून योल, पूछा जाएगा साउथ कोरिया का रखना है, ठीक है। दक्षिण कोरिया में महाभियोग का शिकार बनने वाले यून सुक योल तीसरे राष्ट्रपति है, तो इसको याद रखना है कि कौन है, तो उनका नाम बस। उसका देखिए यहाँ पर भारत के सुरक्षा सलाहकार कौन है, एनएसए अजीत डोभाल जी हैं, बस यही याद रखना आपको। बाकी जो इंपॉर्टेंट देखिए इजराइल फिलिस्तीन देखिए विवाद है, उसको लेकर के सेनेगल द्वारा जो है एक प्रस्ताव पारित किया गया है यूएनओ में, संयुक्त महासभा में, तो इसको याद रखिए कि किसने प्रस्ताव किसके मतलब किसके द्वारा लाया गया है, तो सेनेगल है। और किस पर लाया गया, इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर, ठीक है। और एक चीज याद रखिए कि जो द्विराष्ट्र समाधान पर बात किया जा रहा है, क्योंकि देखिए 2 राष्ट्र समाधान मतलब होता है कि देखिए इजराइल फिलिस्तीन मामले में भारत शुरू से द्विराष्ट्र समाधान मतलब कि दोनों को अलग अलग अगर कहीं भी देश मान लीजिए अगर जाएंगे डिग्नेटरीज तो अलग अलग देशों में जाएंगे, दोनों को अलग अलग देश का मान्यता प्राप्त करना ही द्विराष्ट्र समाधान होता है, ठीक है। अलग अलग एक ही नहीं है कि एक ही देश में एक ही देश में दो देश घुसा हुआ है और दोनों को कोई अलग अलग देश का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि शुरू से ही भारत का मानना है कि इजराइल फिलिस्तीन दो अलग राष्ट्र है। द्विराष्ट्र समाधान पर भारत सरकार पक्षधर रहा था, बस यही जानना है। उसके बाद जो है देखिए आप इकोनॉमिक्स आ गया, देखिए मैं बता दूं कि जो भी इकोनॉमिक्स का है जनवरी से लेकर के जून तक, उसका अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा जो भी है, क्योंकि इसमें केवल नेशनल इंटरनेशनल का ही हम लोग बात करेंगे, क्योंकि देखिए वीडियो लंबी हो रही है, तो जो भी बच गया है अब उसको अगले वीडियो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक इस वीडियो में इतना ही। और एक चीज मैं बता दूं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी बैच रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपके पास डाउट हो तो 7520510672 पर जो है आप मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, चाहे जो भी जानकारी आपको लेना है ले सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आप जो है जब यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने जनवरी फरवरी करा दिया, मई जून जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक करा दिया, अब अगला जो है जुलाई कराऊंगा, उसके बाद जो है दिसंबर की बात करेंगे, ठीक है। और जो भी इसमें छूट गया है जो है अगली वीडियो हम लोग कवर करने के प्रयास करें, क्योंकि वीडियो लंबा भी हो रही है। तक इस वीडियो में इतना ही। गुड नाइट।